ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने मंडल में चल रहे विकास कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गहनता से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान गांव व तहसील स्तर तक किए जा रहे कार्यों पर पैनी नजर रखते हुए सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिए। सरोवर नगरी में मां के जयकारों के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। इस दौरान मां दुर्गा का दरबार श्रद्धालुओं के लिए लग गया है, जो कि 15 अक्टूबर तक मां नैना देवी मंदिर में जारी रहेगा। तपन चटर्जी द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद कलश यात्रा शुभारंभ किया गया, जिसमें कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा रूपी 9 कलश 7 स्थानों का जल इकट्ठा कर मंदिर परिसर में मां नैना देवी मंदिर की परिक्रमा की गई। कोविड 2 वर्ष होने के कारण हमारा कई आयोजन हमने पोस्टपोन करे हैं और पूजा जो है आज कोविड को देखते हुए प्रशासन और हमने उस नियमानुसार अनुपालन कर रहे हैं। माँ षष्ठी पूजा कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ है, शाम को स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होंगे। इस तरह कल सप्तमी पूजा पत्रिका लाइन सुंदरकांड एवं शाम को संध्याआरती का आयोजन किया गया। लालकुआ सूबे में भाजपा सरकार के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर लालकुआ विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जश्न मनाया। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रांसपोर्ट नगर में एकत्र हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ नगर में विशाल जुलूस निकालकर रेलवे स्टेशन चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नेता तो मान लीजिए आते हैं, उनका वेलकम है, लेकिन जनता उतावले है कांग्रेस सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस जनता में ऐसा उबाल है कि इस सरकार से लोग उब गए हैं। आप किसी भी चीज़ का ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो महंगा। अरे अच्छे दिन जो इन लोगों ने सपने दिखाए थे, वो सपने जनता के चूर चूर हो गए हैं। अब जनता समझ गई है कि ये चिकनी चौपड़ी बातें करने वाले लोग हैं। अब वास्तव में विकास का रास्ता कांग्रेस का होता है और विकास करेगी तो कांग्रेस करेगी। इसलिए कांग्रेस को जिताने के लिए जनता है और जनता जिता को 2022 कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ सर। ये आज कांग्रेस के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारी पुरानी जो एक रीढ़ की हड्डी थी जो किसी कारण भटक गई थी, वो वापस कांग्रेस में आ गई है और हम लोग 2022 को फतेह करेंगे। और मिलजुल कर अब हमें और नई ऊर्जा मिली है यशपाल आर्य जी के आने से, काबीना मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी के आने से, उनके बेटे संजीव आर्य जी के आने से हमें कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा 2022 में बहुत काम आएगी और 2022 हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, ये हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास है कि हम लोग 2022 में कांग्रेस फतेह करेंगे, पंजे को जिताएंगे और विधानसभा में परचम लहराएंगे। 70 में से कम हम लोग उनके आने से कम 60-62 सीटें लाने की हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके बेटे संजीव आर्य का धन्यवाद करता हूं, यशपाल आर्य का धन्यवाद करता हूं और हमारे जो हरीश रावत का धन्यवाद करता हूं। समस्त कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी का धन्यवाद और सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय यशपाल आर्य जी और माननीय संजीव आर्य जी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जिस तरीके से आज यशपाल आर्य जी कांग्रेस में वापसी हुई है उनकी, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस परिवार में वापसी करेंगे। और भाजपा के बड़े बड़े ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको इस तानाशाही सरकार जो है इसमें अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं वो लोग। और जल्द ही 2022 से पहले कई भाजपा के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस तानाशाही सरकार के जो बीच में घुटन महसूस कर रहे हैं, वो कांग्रेस में अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। और आगामी 2022 में उत्तराखंड में सभी के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय दीपिका पांडे जी और माननीय गणेश गोदियाल जी, माननीय राजेश धर्माणी जी, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। और जितने भी लीडर हमारे बीच में आएंगे, उन सब के आने से, यहाँ पर यशपाल आर्य जी के आने से भी हम लोगों को बहुत बहुत
फ़ायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी सर्वधर्म और सद्भाव की पार्टी है, जिसमें दलित हो गया, मजदूर हैं, किसान हैं, हर वर्ग को सम्मान मिलता है। और इसी सम्मान को देखते हुए वो लोग कांग्रेस में आज उन्होंने ज्वाइनिंग की अपनी। यशपाल आर्या एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरे हैं वो हमारे। वो मेरे को याद है कि 1995 में मुझे कांग्रेस भी उन्होंने ही ज्वाइन कराई थी। वो मेरे एक तौर से कहा जाए तो मेरे राजनीतिक गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन जो है वो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि हमारे गुरु भाई देखिए वो दूसरी पार्टी में है, आज वो यहाँ पर वापसी उन्होंने की है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही खाली लालकुआं विधानसभा में नहीं, पूरे कुमाऊं में और गढ़वाल में यशपाल आर्या जी के आने से कांग्रेस की सीटों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। भाई ऐसा कोई विचार विमर्श टिकट को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन जो है जिसको भी यहाँ पर टिकट मिलेगा, ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके फील्ड में काम करने के अनुसार उसको जो है यहाँ पर टिकट मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा, निश्चित ही इस बार ये जो है समय कांग्रेस का है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। भाजपा के दिग्गज नेता राकेश नैनवाल को भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राकेश नैनवाल को मंडी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से भूतपूर्व मंत्री समिति के अध्यक्ष मान सिंह अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर राकेश नैनवाल अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का, संगठन महामंत्री अजय जी वैश्य का, अपने वरिष्ठ नेताओं का और प्रदेश संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। अभी तो वर्तमान में क्योंकि धान खरीद चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमको धान खरीद पर ध्यान देना है, किसानों की सुविधा को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मंडी की जो अभी आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर अभी विचार विमर्श करेंगे और यथासंभव पूरी मेहनत करेंगे कि मंडी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, किसानों को यहाँ की योजनाओं का लाभ भी मिले और जो मंडी है हमारी ये बहुत फली फूले और आगे बढ़े। इन्हीं लोगों का कामों को लेकर हम आगे काम करेंगे। राकेश नैनवाल जी को और मान सिंह जी को, दोनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके दोनों के कार्यकाल में किसानों के लिए और अच्छे काम होंगे। मंडी समिति बेहतर तरीके से काम करेगी और किसानों की जो भी इस प्रकार की दिक्कत परेशानियां हैं, उन दिक्कत परेशानियों को दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर के उसको दूर करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है किसानों की आय दुगना करना, उस सपने को साकार करेंगे। इसके अलावा आज भाजपा को बड़े झटके लगे, यशपाल आर्या और संजीव आर्या कांग्रेस का सामना हुआ। किस तरह देखते 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल चल रहा है? आप बैठेंगे जिस प्रकार से यशपाल जी और संजीव जी ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, मैं मानता हूं कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक बहुत मजबूत संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में हम सबका आने का हम स्वागत करते हैं। कोई जाता है तो उसका जरूर कष्ट तो रहता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में लगी है और इस अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के दल पर, नेटवर्क के बल पर हम 2022 का चुनाव फिर से जीतेंगे। ऐसा क्या कारण था 2016 में आए, 2021 में वापसी करनी पड़ी? ये कारण तो वही बता सकते हैं। राजनीति में अब उन्होंने क्या कारण खोजे, उसका कारण वो बताएंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जो भी आता है, उन सबका स्वागत हम करते हैं। उन सबको भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान देना चाहिए सम्मान देती है, हमने दिया भी। अब ये उनका निर्णय है। क्या कोई नुकसान होगा इससे 2022 में? भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किसी बात का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज सौभाग्यशाली है कि हमारे पास केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है और प्रदेश में युवा नेतृत्व पुष्कर धामी, उन्होंने 100 दिन में 300 प्रकार की घोषणाएं करके लगातार वो जनता की, उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में हम युवा नेतृत्व को सामने रखकर युवा उत्तराखंड में फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत
सैनिक कल्याण कार्यालय में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों को गेहूं व चावल बांटे गए। इस दौरान विधायक चंद्रा पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्न उत्सव योजना से कोरोना काल में परेशान गरीबों को योजना के माध्यम से भोजन मिलेगा और उनकी परेशानी दूर होगी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद पिथौरागढ़ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज अन्नोत्सव कार्यक्रम के तहत जो अंतिम छोर पर पड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जिनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और आज निश्चित रूप से इस योजना का गरीब घर को, गरीब परिवार को लाभ मिलने जा रहा है। हम इस उत्सव के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यह उत्सव योजना के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो भी सरकारी योजना है उनका प्रसार कैसे हो, इसलिए इन योजनाओं को उत्सव का रूप देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए जो भी लाभार्थी है इस योजना का लाभ ले, मैं यही अपेक्षा करती हूँ। अन्नोत्सव योजना का शुभारंभ आपने यहाँ पे किया है, इस नज़र से देखते हैं क्या राहत इससे आम समाज को मिलेगी? देखिए, जो आज ये प्रधानमंत्री अन्न उत्सव योजना का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से हमारे पूरे देश के गरीबों को 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के रूप में प्रति व्यक्ति के रूप में दिया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में जहां पर हमारे गरीबों को भूखमरी हो रही थी, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चलाने के बाद जो आवश्यकताएं हैं गरीबों की, इसके अलावा अन्य भी योजनाएं हैं, जैसे अन्न की योजना है, नवंबर तक की फ्री राशन योजना इन्होंने दी है। आज मैं इस योजना के माध्यम से हमारे यहाँ के गरीबों को काफ़ी मात्रा में उनकी गरीबी दूर होगी और उनको आवश्यक भोजन मिलेगा, और इन्हीं के साथ साथ अन्य योजनाएं भी हैं जो गरीबों के लिए बहुत आवश्यक हैं, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। को लेकर इस संबंध में आयुक्त महोदय जो हैं, खाद्य आयुक्त महोदय, उनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए उसी के क्रम में इस पूरे के पूरे जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने चॉक आउट की है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो मांगों पर एक जो विचार किया जाना है शासन स्तर से, तो जो भी निर्णय होगा उसके साथ में जो वितरण का प्रोग्राम है उसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होगी और अमेकेबल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में मौन व्रत रखकर घटना के प्रति आक्रोश जताया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ऋषिचंद महर ने बताया कि देश भर में किसानों की जायज मांगों को सरकार नहीं मान रही, उल्टा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। देखिए, यूथ कांग्रेस द्वारा आज जिला अधिकारी कार्यालय के सम्मूल लोकतांत्रिक तरीके से मौन व्रत रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से इस देश में किसानों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और अभी अभी जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, वहाँ पे एक दर्दनाक नरसंहार किया गया। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र द्वारा अपने वाहन से किसानों को कुचला गया, जो अपना धरना, अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार से अनुरोध है और विनती है, और हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने तुरंत उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर सरकार इन बातों पे ध्यान नहीं देती है और किसानों के अधिकारों के साथ अगर खिलवाड़ करती है, तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम आने वाले समय पे और उग्र रूप इख्तियार करेंगे। रामनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति पर्वतीय भूमिहीन शिल्पकार समिति के संयोजक रेड्डी राम जी के नेतृत्व में मूल सुविधाओं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीणों के राजस्व गांव घोषित करने को लेकर आज 8वें दिन तहसील में ग्रामवासी सुंदरखाल वालों का अनशन जारी रहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। अभी तक तो कोई आया नहीं है, लगता है हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अगर सुनते तो आते नहीं। हम देखो कोई खुशी से नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे छोड़ के आए हैं, 2-2, 3-3 साल के हैं। देखो हमको क्या परेशानी है वहाँ पे लाइट के कारण। हम देखो दिन में बच्चे खाना खाते हैं, बोलते हैं आराम करो, वो बोलते हैं मम्मी आराम कैसे करें, अंदर तो लाइट की व्यवस्था है नहीं, पंखा है नहीं, बोलते हैं गर्मी से पेट भर खाना नहीं खाया जाता है,
और रात को हम कहते हैं बच्चों जरा कम खाना, क्योंकि रात को तुमको अगर लैट्रिन बाथरूम लग गई तो हम आपको अंधेरे में जंगल में कहाँ ले जाएंगे, यहाँ तो जानवर की भी भय है। तो बच्चे कहते हैं दिन में तुम गर्मी से पेट भर खाना नहीं खाया जाता और रात को तुम कहते हो बाहर डर है, बाहर जाने की, रात खाया नहीं जाता और पढ़ाई हमसे होती नहीं। हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं रही है। हम भी तो अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं है। बच्चे तो हमारे अंधकार में हैं, तो पढ़ेंगे कैसे और आगे कैसे बनेंगे? ये अनशन आगे भी जारी रहेगा? हाँ, आगे भी जारी रहेगा। हमने तो समझ रखा अगर पूरा नहीं होगा तो हम हाईवे भी जाम करने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों के लिए मर भी गए तो हमारे बच्चों को, अगर हम शहीद हो गए, हमारे बच्चों को ये तो गर्व होगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे भविष्य के लिए अपना अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे बच्चे हम पे गर्व तो करेंगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए लड़े थे और मिट गए। 8 दिन से धरना चल रहा है, उस दौरान कोई भी अधिकारी या फिर शासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है इस आंदोलन के बारे में कि ये आंदोलन किस तरीके का है। लेकिन लड़ाई केवल 8 दिन की नहीं है, ये लड़ाई ग्रामीणों की 7 साल की लड़ाई है। जो लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, आज उसी देश के ग्रामीणों को ये अधिकार नहीं है कि वो बिजली जला सकें, वो अपने गांव जहां पर रह रहे हैं वहाँ पानी का इस्तेमाल कर सकें, वहाँ पर अपने घर बना सकें। और इसीलिए जो ग्रामीण हैं वो सालों से इस बात की संघर्ष कर रहे हैं कि उनके बने ग्रामों को राष्ट्रीय ग्राम घोषित किया जाए और जिस तरह से बाकी ग्रामों में सुविधा दी जाती है वैसे ही सुविधा इन ग्रामों को दी जाए, इनके निवासियों को दी जाए। उत्तराखंड के लोगों को जो बिजली है, जो पानी है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ के गाँव में सड़कें नहीं हैं, यहाँ के गाँव में जो शिक्षा है उसके लिए बहुत कम सुविधाएं हैं। तो लगातार जो बनगाम है उनको सरकार इस बात पर रिजेक्ट करती रही है कि राष्ट्रीय ग्राम नहीं है, इसलिए इन गाँवों को राष्ट्रीय ग्राम की सुविधा नहीं दी जा सकती है। तो ये जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है सरकार की वो ये है कि इनको बनगाम घोषित कर रखा है। तो अब ग्रामीणों की मांग है कि राष्ट्रीय ग्राम घोषित किया जाए और राष्ट्रीय ग्रामों की सुविधा मिलती है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।